नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश प्रभाकर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। ये वीडियो उन लोगों के हेल्पफुल होगी, उन लोगों के लिए हेल्पफुल होगी जो सीटेट 2024 का एग्जामिनेशन 7 जुलाई को होने वाला है उसको देने वाले हैं। उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी। हम इस वीडियो में क्लास 4 के बारे में डिस्कस करेंगे जो ईवीएस की क्लासेज होगी, जो मैंने पिछली क्लासेज में क्लास 1 एंड क्लास 2 एंड क्लास 3 के बारे में डिस्कस कर लिया है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो जाकर के प्लेलिस्ट बना दिया गया, उसको आप वहाँ से देख सकते हैं और समझ सकते हैं कैसे कैसे डिस्कस किया गया, क्या क्या डिस्कस किया गया। ठीक है दोस्तों, तो इस सेक्शन में क्लास 4 होगी जो ईवीएस सीटेट ईवीएस के लिए होगी, जो 7 जुलाई को एग्ज़ाम होने वाला है। तो दोस्तों देर ना करते हुए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने पिछली क्लासेज में नेशनल पार्क्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। अब हम नेक्स्ट क्लासेज में जो क्लासेज शुरू हो रही है उसके बारे में रेड डाटा बुक के बारे में डिस्कस करते हैं। रेड डाटा बुक क्या होता है? रेड डाटा बुक में उस प्रजाति को रखा जाता है जो ख़त्म होने वाली हैं, उनको रखा जाता है और उनका संरक्षण किया जाता है। मीन्स आइए यहाँ पे डिस्कस करते हैं क्या है। विश्व संरक्षण संघ मीन्स वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, जिसे पूर्व में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक एवं प्राकृतिक संपदा संरक्षण संघ बोला जाता है, मीन्स IUCN मीन्स इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन फॉर नेचर। ठीक है, या इसका दूसरा नाम भी था, क्या था? IUCNNR के नाम से भी जाना जाता था। IUCN का पूरा नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। ये हिंदी में है। इसका इंग्लिश वर्जन क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर। ठीक है, होता है इसका इंग्लिश नेम। ये पूछा जाता है कि IUCN का कभी कभी फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है कि IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है, तो क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर होता है। ठीक है, अब IUCN एक सूची जारी करता है, क्या करता है? एक लिस्ट जारी करता है जिसे रेड डाटा बुक के नाम से जाना जाता है, जिसमें संकटापन्न जीवों के प्रजातियों के प्रकार तथा उन प्रजातियों का वर्णन किया जाता है जो संकटापन्न है, मतलब जो खत्म होने के कगार पे हैं या जो कि विलोपन के खतरे से गुजर रही होती हैं। विलोपन मीन्स खत्म होने के कगार पे हैं, तो उसको रेड डाटा बुक में प्रकाशित किया जाता है और को थ्रेटेंड जाति का नाम दिया जाता है। थ्रेटेंड मीन्स खत्म होने वाली जाति का नाम दिया जाता है। IUCN के 3 वर्ग संकटापन्न, इंडेंजर्ड, सुभेद्य मीन्स वल्नरेबल एवं दुर्लभ, रेयर प्रजाति थ्रेटेंड प्रजातियों के अंतर्गत आते हैं। मीन्स 3 प्रकार में बांटा गया इसको, इंडेंजर्ड, वल्नरेबल और रेयर। जो इसका इंग्लिश वर्जन है वो इसको आसानी से आप समझ सकते हैं। तो इसके ये 3 पार्ट्स हैं। अब हम आगे डिस्कस करते हैं क्या है। वे चीज़ें जिनसे पिछली संस्कृति, क्या वे चीज़ें जिनसे पिछली संस्कृति के बारे में पता चलता है, कल्चर के बारे में पता चलता है कि लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या क्या काम करते थे, उन सब सारी चीज़ों के बारे में पिछली संस्कृति से हम लोग को पता चलता है। तो पुस्तक की तरह पुरानी इमारतें, दस्तावेज, सिक्के, चित्र भी हमें समय में पीछे जाने और उसे समझने का अवसर देते हैं। जो पुस्तक हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, क्वाइन हैं और जो चित्र बनाए गए हैं पहले के ज़माने के, वो हमको पिछले चीज़ों को समझने में अवसर देते हैं। दस्तावेज के बारे में डिस्कस करते हैं। डॉक्यूमेंट होता क्या है? डॉक्यूमेंट दस्तावेज लिखित होते हैं, क्या होते हैं? रिटेन फॉर्म में होते हैं। उन्हें पढ़कर बीते समय के बारे में जान सकते हैं। आप बीते समय के बारे में उनको पढ़ करके जान सकते हैं। उस समय के समाज और उनके रहन सहन कैसे थे, और भाषा विकास को जान पाते हैं कि वो भाषा का उस समय विकास कैसा हुआ था। डॉक्यूमेंट के माध्यम से हम जान सकते हैं। अब हम चित्र के बारे में, पेंटिंग्स के बारे में डिस्कस करते हैं। पेंटिंग्स मतलब पुराने चित्रों और मूर्तियों को देख करके हम पुराने चित्रों और मूर्तियों को देख करके उस समय की कला के विकास को जान सकते हैं कि कला का कितना डेवलपमेंट हुआ था। ठीक है, उस समय के कला का डेवलपमेंट कैसा हुआ था, चित्र को, पेंटिंग्स को देख करके, मूर्तियों को देख करके हम लोग बता सकते हैं और जान सकते हैं। इमारतें जो हैं उसमें का आर्किटेक्ट कैसा था, उसके बारे में भी बिल्डिंग्स को देख करके बता सकते हैं कि इंजीनियर उस समय के कैसे होते थे। ठीक है, तो ये इसमें क्या दिया हुआ है? इमारतों की बनावट, सामग्री, निर्माण के तरीके से उस समय के विकास को समझा जा सकता है कि इमारतें कैसे बनाई जाती थी,
पिछले जमाने मतलब कि कुछ समय पहले, जो दशक पहले, जो कि बहुत सारे ऐसे भी पुल बनाए गए हैं कि जो अभी तक बहुत वैसे ही चल रहे हैं, अंग्रेजों के ज़माने के पुल। मीन्स उस समय के आर्किटेक्ट बहुत अच्छे होते थे। मीन्स इससे ये पता चल रहा है कि अंग्रेजों की जो टेक्निक थी वो बहुत अच्छी थी। ठीक है, इस समय ऐसे भी पुल बनाए जा रहे हैं कि वो गिर जा रहे हैं। मीन्स टेक्निक सही नहीं है, सही मात्रा में जो मटेरियल यूज किए जा रहे हैं वो सही मात्रा में यूज नहीं किए जा रहे हैं। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि विकास कितना हुआ था और इस समय कितना विकास हो रहा है और कितना उसमें मिलावट हो रहा है, ये सब सारी चीज़ें पता चलती हैं। ओके दोस्तों, अब क्वाइन के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वाइन के अध्ययन को, स्टडी ऑफ क्वाइन इज कॉल्ड न्यूमिस्मेटिक। व्हाट इज स्टडी ऑफ कॉल्ड इज न्यूमिस्मेटिक। क्वाइन के अध्ययन क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मेटिक बोलते हैं। पुराने सिक्कों से उस समय के व्यापार लेन देन के तरीके की जानकारी प्राप्त होती है। क्या होती है? ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में, लेन देन कैसे होता था पैसों का, उसके बारे में जानकारी मिलती है सिक्कों से। अब हम जनजातियों के बारे में डिस्कस करते हैं। किसके बारे में? जनजातियाँ मीन्स ट्राइब्स, जो जंगल में रहते हैं लोग, उनको जनजातियाँ बोलते हैं। मीन्स समकालीन इतिहासकारों, जो पुराने इतिहासकार थे और मुसाफिर थे, मीन्स जो ट्रैवलर्स थे, ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। उन्होंने जनजातियों के बारे में जानकारी बहुत कम दी है, मीन्स शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में जानकारी बहुत कम दी है। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो जनजातियाँ लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे। क्या है? जो जनजातीय लोग थे वो लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और वाचिक मौखिक ओरल परंपराओं के वे संरक्षण करते थे। ओरल परंपरा मतलब मौखिक, वाचिक और मौखिक परंपराओं को संरक्षण करते थे। ये परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी। जितने भी नई पीढ़ी आती थी उनको विरासत में मिलती थी। मीन्स अपने माँ, मम्मी पापा या दादा दादी के से विरासत में मिलती थी। मतलब कि जो वो लोग उनकी मम्मी पापा या दादा दादी वो बोलते थे, वो चीज़ें वो लोग भी बोल रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन वाले भी बोल रहे हैं। तो इसको बोलते हैं कि विरासत से मिलने वाली चीज़ों को ऐसे बोला जाता है। आज के इतिहासकार क्या है? जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं को इस्तेमाल करते हैं। किसको? ओरल ट्रेडिशंस को इस्तेमाल करते हैं आजकल के जो इतिहासकार हैं, जो लिखते हैं इतिहास को। तो पंजाब में 13वीं और 14वीं सदी के दौरान खोखर जनजाति बहुत प्रभावशाली थी। पंजाब में 13वीं और 14वीं सदी में के दौरान खोखर जनजाति थी, बहुत ही प्रभावशाली थी। यहाँ बाद में गखर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। बाद में गखर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। अब उत्तर पश्चिम में बलोच, उत्तर पश्चिम मीन्स बलूचिस्तान आ गया। जहाँ पे बलोच लोग रहेंगे वहाँ पे बलूचिस्तान आ जाएगा, इंडिया के उत्तर पश्चिम में। ठीक है, तो एक विशाल एवं शक्तिशाली जनजाति कौन थी? बलोच थी। ठीक है, अब पश्चिमी हिमालय में गड्डी गडेरियों की जनजाति रहती। कौन? गड्डी गडेरियों की जनजाति रहती थी। भारत के जम्मू और कश्मीर में, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में राज्य में भी ये इसमें शामिल है। मीन्स जम्मू कश्मीर और लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में भी ये गडेरिया जनजाति रहती थी। अब हम उपमहाद्वीप के बारे में डिस्कस करते हैं। उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग पर नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियों की पूरी तरह प्रभुत्व था। किसका? नागा, अहोम और भी दूसरी जनजातियाँ थी, पूरी तरह प्रभुत्व वहाँ पे था उत्तर पूर्वी भाग में। ठीक है, सुदूर उत्तर पूर्वी भाग में असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और सिक्किम राज्य शामिल है। ये पूछा जाता है कि उत्तर पूर्वी भाग में कौन कौन से स्टेट आते हैं? तो असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, नागालैंड और सिक्किम आते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो बिहार और झारखंड के बारे में दिया गया है। बिहार और झारखंड के कई इलाकों को 12वीं सदी तक चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। कहाँ पे? 12वीं सदी में क्या है कि चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। इस क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा और संथाल थे। ये जनजातियां उड़ीसा और बंगाल में भी रहती थी। कहाँ पे रहती थी? उड़ीसा और बंगाल में भी रहती थी। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियों में कोली, बेराद तथा कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे। कहाँ पे? कर्नाटक और महाराष्ट्र में। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। मैं बात कर लेता हूँ, गिर नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो गुजरात में है। ये भी आप लर्न कर लीजिए कि गिर नेशनल पार्क कहाँ पे है? गुजरात में। कभी कभी ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि गिर नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है? तो गुजरात में है। भीलों की बड़ी जनजाति, जो भीलों की बड़ी जनजाति है, पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई है। कहाँ पे? पश्चिमी और
मध्य भारत में फैली हुई है। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए हैं। किसमें? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड जो जनजाति है वो फैली हुई है बड़ी तादाद में, मतलब बहुत ज़्यादा। उत्तर प्रदेश में भी गोंड जनजाति जो होती है ना, बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती है। हम नेक्स्ट अब आगे डिस्कस करते हैं आवास, शेल्टर। आवास कैसे लोग कहाँ पे रहते हैं। जैसे हम लोग का जो घर है, अलग अलग जगहों पे घर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे मान लीजिए हम उत्तर भारत में देख लेंगे तो ईंट पत्थर के घर बनाए जाते हैं। असम में देखेंगे तो लकड़ी के घर बनाए जाते हैं, जो ऊपर मीन्स 10-12 फीट ऊपर लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। और जो जम्मू कश्मीर में क्या होते हैं कि शंक्वाकार बनाए जाते हैं, ऐसे बनाते हैं कि ऊपर से जो बर्फ गिरे वो नीचे आ जाए आराम से, उसमें पानी रुके ना। तो हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, आवास शेल्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। किसी जीव का वह परिवेश जिसमें वह अपना जीवन यापन करता है, वह परिवेश उस जीवन का आवास कहलाता है। उस जीव का आवास कहलाता है। किसका? जो जीव जहाँ पे जीवन यापन करता है उसको आवास कहते हैं। सभी जीवों का अपना अपना आवास स्थल होता है। जीव जंतुओं का आवास अलग अलग होता है। जीव जंतुओं का आवास अलग अलग होता है तथा मनुष्य का आवास अलग होता है। ठीक है, अब विभिन्न प्रकार के मानव आवास के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो अलग अलग जगहों पे अलग अलग आवास होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ह्यूमन हैबिटेट्स। मिट्टी के घर, इन घरों की दीवारें बहुत मोटी होती थी। आपने देखा भी होगा, अगर मिट्टी के घर के बारे में देखा होगा पहले, तो देखा होगा कि बहुत मोटी मोटी दीवारें होती थी ताकि गर्मी अंदर ना आ सके, गर्मी जो हो अंदर नहीं आ सके, जिससे कि जो मिट्टी के घर होते थे बहुत ठंडे महसूस उसमें होते थे। फीलिंग बहुत अच्छी आती थी ठंडी की। गर्मियों के मौसम में ठंडी की फीलिंग आ रही है मीन्स एसी हो गया या कूलर हो गया, इससे समझ लीजिए आप। इस प्रकार के पहले के ज़माने में तो ये सारी चीज़ें होती नहीं थी। एसी है, कूलर है, बहुत कम मात्रा में मिलते थे। तो गर्मी के समय में लोग मिट्टी के घरों में रहना पसंद करते थे। इस प्रकार के घर की छतें झाड़ियों तथा छप्पर की बनी होती थी। किसकी बनी होती थी? झाड़ियों तथा छप्पर की बनी होती थी। बांस लकड़ी के घर, बांस और लकड़ी के घर कहाँ पे बनाए जाते हैं? इस प्रकार के घर उस क्षेत्र में बनाए जाते हैं। इस प्रकार के घर उस क्षेत्र में बनाए जाते हैं जहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। जैसे असम के चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है ना, तो असम में ही ये घर बनाए जाते हैं, बांस और लकड़ी के घर। इस प्रकार के घर जमीन से 10 से 12 फुट ऊंचे बांस के मजबूत खंभों पर बनाए जाते हैं। भारत के असम राज्य में बांस के घर देखने को मिलते हैं। क्या मिलते हैं? असम राज्य में क्या मिलते हैं? बांस के घर देखने को मिलते हैं। अब ईटा का घर, ईंट का घर कहाँ पे मिलता है? इस प्रकार के घर जनसंख्या वहन क्षमता क्षेत्रों में, पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी एरियाज में पाए जाते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या रहती है वहाँ पे। भारत के मैदानी इलाके, जैसे उत्तर भारत हो गया ना, दक्षिण भारत, उत्तर भारत में ये पाए जाते हैं। मैदानी इलाकों में इस प्रकार के घर पाए जाते हैं। ठीक है, और इग्लू, इग्लू के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। इग्लू क्या है? ये उत्तरी अमेरिका की ग्रीनलैंड के आर्कटिक क्षेत्र में टुंड्रा प्रदेश में निवास करने वाली एस्किमो जनजातियों के आवास हैं। इग्लू क्या है? एस्किमो जनजाति के आवास हैं। कहाँ पे ये पाए जाते हैं? उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। ग्रीनलैंड के उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका के ग्रीनलैंड में पाए जाते हैं। एस्किमो लोग हड्डी, खाल तथा बर्फ के सख्त टुकड़ों को जोड़ करके इग्लू नामक गुंबदनुमा मकान बनाते हैं। इग्लू नामक गुंबदनुमा मकान बनाते हैं। शीतकाल की कड़ाकेदार जो ठंड होती है इन मकानों की मजबूती बढ़ाती है। जो शीतकाल में जो कड़ाकेदार ठंड होती है ना, वो इनकी मजबूती बढ़ाती है। इग्लू के अंदर की तरफ दीवारों तथा फ्लोर पर सील मछली की खाल लगाई जाती है। किसकी खाल लगाई जाती है? सील मछली की खाल लगाई जाती है। इससे ये मकान अंदर से गर्म बने रहते हैं। क्या होते हैं? गर्म बने रहते हैं। दीवार व खाल के मध्य रिक्त स्थान छोड़ा जाता है। दीवार व खाल के मध्य रिक्त स्थान छोड़ा जाता है, जिसमें कि हवा भर जाती है। इस रिक्त स्थान में ठंडी हवा भर जाती है और इसे इग्लू की आंतरिक गर्मी को बाहर नहीं जाने देती है। बर्फ से बनी दीवारें पिघलती नहीं हैं और उसके साथ साथ हवा जो होती है क्या होती है? इंसुलेटर होती है। किसकी? हीट की, इसलिए वो अंदर जाने नहीं देती। इग्लू में गर्मी व रोशनी बनाए रखने के लिए सील मछली की चर्बी लगाई जाती है। क्या होती है? सील मछली की चर्बी जलाई जाती है। किसके लिए? गर्मी के लिए। इग्लू में एक छोटा सा द्वार होता है। इस द्वार का प्रयोग कर लेट कर अंदर बाहर जाने में किया जाता है। इस द्वार का प्रयोग
लेट करके अंदर बाहर जाने के लिए मनुष्य करते हैं, ठीक है। एस्किमो जनजाति करती है। अब टेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। ये अस्थाई निवास होता है, किसका? यह अस्थाई निवास होता है लोगों का। जैसे कोई भी अगर ट्रैवलिंग करने में जाता है तो टेंट उंट लेकर के जाता है, आसानी से हाइकिंग पे जाता है तो टेंट लगाता है। जैसे आप लोगों ने स्काउट गाइड भी करते समय देखा होगा, आपने सीखा होगा कि कैसे टेंट लगाना है। स्काउट गाइड में सिखाया जाता है कि टेंट कैसे लगाना है। अगर मान लीजिए आप कहीं पे जा रहे हैं जंगल में घूमने के लिए तो टेंट कैसे लगाना है, या कहीं पे हाइकिंग पे भी जा रहे हैं तो टेंट कैसे लगाना है, ये सिखाया जाता है स्काउट गाइड में। तो टेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। ये अस्थाई निवास होता है, मीन्स यह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीज़ों से बनता है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीज़ों से बनता है। अब हम हाउस बोट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यह लकड़ी से बना घर होता है। किससे बना घर होता है? लकड़ी से बना घर होता है, जो पानी के ऊपर तैरता है और इनकी छतों पर सुंदर नक्काशी की गई होती है। इनकी छतों पे सुंदर नक्काशी की गई होती है। और इस प्रकार के घर पर्यटकों को काफ़ी आकर्षित करते हैं। जो पर्यटक होते हैं ना, उनको बहुत आकर्षित करते हैं। जो पानी में घर बना हुआ है उसको देख करके लोगों को पानी में तैरना, स्विमिंग करना बहुत पसंद है। हमको भी बहुत पसंद है। और मैं स्विमिंग तो आती नहीं है, बट मैं भी तैरने की कोशिश करता हूँ। ये घर कहाँ पे पाए जाते हैं? कश्मीर में। कश्मीर में पाए जाते हैं और केरल में देखने को मिलते हैं। जैसे कश्मीर में डल झील है, जो डल लेक है ना, उसमें ये घर पाए जाते हैं। वहाँ पे कुछ समय पहले तैरता हुआ एटीएम भी लगाया गया था एसबीआई के द्वारा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा तैरता हुआ एटीएम भी वहाँ पे लगाया गया था, जिससे कि जो पर्यटक आए तो उनको आसानी से पैसा निकालने में कोई भी दिक्कत ना हो। और ओके, अब हम डिस्कस करते हैं कारवां के बारे में। कैरेवन, यह पहाड़ियों पर एक घर होता है। कहाँ पे? कैरेवन मीन्स पहियों पे, सॉरी पहाड़ियों नहीं, पहियों पे। पहियों पे एक घर होता है। यह एक प्रकार का ट्रोलर होता है जिसे एक गाड़ी से खींचा जाता है, जिसमें रहने की सुविधाएं होती हैं। कुछ लोग कारवां में पर्यटन, कैंपिंग या अस्थायी आवास के लिए रहते हैं। अस्थायी आवास के लिए भी इसमें रहते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में? पिग्मी जाति के आवास के बारे में। पिग्मी जाति के आवास के बारे में डिस्कस करते हैं। अब पिग्मी शिकार पर निर्भर रहते हैं। पिग्मी किस पर निर्भर रहते हैं? शिकार पे, ठीक है। अतः अस्थायी रूप से घर बनाकर नहीं रहते हैं। ये लोग अस्थायी रूप से घर बना के नहीं रहते, क्योंकि ये लोग शिकार कम करते हैं, फूड एंड गैदरर्स होते हैं। पिग्मी जंगली जीवों से सुरक्षा की दृष्टि से अपनी झोपड़ियाँ वृक्ष पर बनाते हैं। कहाँ पे बनाते हैं? अपनी झोपड़ियाँ वृक्ष पे बनाते हैं, पेड़ पे बनाते हैं। इनकी झोपड़ियाँ मधुमक्खी के छत्तों की तरह गोल बनाई जाती। कैसे? मधुमक्खी जैसे छत्ता बनाती है ना गोल, वैसे ही गोल बनाई जाती है। अब हम झोपा के बारे में डिस्कस करते हैं। झोपा शुष्क व पश्चिमी राजस्थान में। कहाँ पे? शुष्क व पश्चिमी राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में घर जो बने होते हैं उसको झोपा बोलते हैं। पड़वा क्या है? राजस्थान के मरुस्थल में बनाए जाने वाले घर को पड़वा बोलते हैं। पड़वा की दीवारें प्रायः धूप में सुखाई मिट्टी की ईंटों से बनती हैं। प्रायः धूप में सुखाई मिट्टी की ईंटों से बनती हैं और केलू खपरेल से बनती। किससे? खपरेल से बनती हैं। ढलवा छतें होती हैं, मीन्स ग्रेडियंट, ढलवे होती हैं, जिससे कि पानी अगर गिरे तो आसानी से निकल जाए नीचे, ठीक है। हाँ, आप लोग कमेंट करके ये बताइए कि किन किन लोगों ने खपरेल का घर देखा है। और अगर आपके पास आपके गाँव में या ये चीज़ें होंगी तो आप फोटो क्लिक करके आप प्रभाकर एकेडमी के ऑफिशियल नंबर पे सेंड कर सकते हैं, जिससे कि वो चीज़ें पुरानी नए वीडियो में दिखाया जाएगा कि ये खपरेल कैसा होता है और मिट्टी की ईंटें कैसे होती हैं। ये सारी चीज़ें भी दिखाई जाएंगी। ओके दोस्तों, तो हम नेक्स्ट पे डिस्कस करते हैं क्या? टापरी या टपरी व डगला राजस्थान के आदिवासियों का सामान्य घर होता है। किसका? राजस्थान के आदिवासियों का सामान्य घर होता है। भाखर का ढांचा भाखर का ढांचा क्या है? राजस्थान के गिरसिया जनजाति का घर होता है। किसका? गिरसिया जनजाति का घर होता है। ये मैच द फॉलोइंग में पूछ सकता है कि भाखर का ढांचा किस स्टेट का जनजातियों का घर होता है, तो राजस्थान स्टेट के जनजातियों का घर होता है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्या? मुनसा क्या होता है? मुनसा उत्तराखंड की भोटिया जनजाति का शीतकालीन आवास होता है। कब होता है? शीतकालीन आवास होता है उत्तराखंड की भोटिया जनजाति का। ये कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि उत्तराखंड में से कौन सी जनजाति बिलोंग करती है, तो भोटिया जनजाति
उत्तराखंड से बिलोंग करती है। और मैल के बारे में डिस्कस करते हैं। मैल क्या होता है? उत्तराखंड के भोटिया जनजाति का ग्रीष्मकालीन आवास है। यहाँ पे क्या था? मूनसा क्या था? शीतकालीन आवास था। और मैल क्या है? ग्रीष्मकालीन आवास है। अब हम ट्यूपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। ट्यूपिक क्या है? एस्किमो लोगों के चमड़े से बने तंबू होते हैं। कैसे? चमड़ों से बने तंबू होते हैं जो ग्रीष्मकालीन आवास होते हैं। क्या होते हैं? ग्रीष्मकालीन आवास होते हैं। ये घर केरीबो तथा ध्रुवीय आलू की खाल के बने होते हैं। कैसे बने होते हैं? केरीबो और ध्रुवीय भालू की खाल के बने होते हैं। ध्रुवीय भालू के खाल की बने होते हैं। और किस्ताऊ, किस्ताऊ क्या है? किस्ताऊ कजाकिस्तान की किर्गिज जाति है। जो कजाकिस्तान की किर्गिज जनजाति है के आवास स्थान होते हैं। जो घर घास के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? घास के बने होते हैं। किर्गिज इनमें शीत ऋतु में निवास करते हैं। कब? शीत ऋतु में इनमें निवास करते हैं। अब हम यूथ के बारे में डिस्कस करते हैं। यूथ किर्गिज कालमुख व कजाक जाति के ग्रीष्मकालीन आवास होते हैं। किर्गिज कालमुख व कजाक जाति के ग्रीष्मकालीन आवास होते हैं। कौन? यूथ। ये चमड़े के बने होते हैं। क्या होते हैं? चमड़े के बने हुए तंबू होते हैं। और ये ऊनी नमदे से भी बनाए जाते हैं। ऊनी नमदे से भी बनाए जाते हैं। अब हम कू के बारे में डिस्कस करते हैं। भील जनजाति के आवास जो आयताकार होते हैं। कैसे होते हैं? कू जो होता है भील जनजाति के आवास जो आयताकार होते हैं। इनकी दीवारें बांस या पत्थर की बनी होती हैं। किसकी बनी होती हैं? बांस या पत्थर की बनी होती हैं। फर्श मिट्टी या पत्थर की छत खपरेल या घास फूस की होती है। ठीक है? छत कैसी होती है? खपरेल की होती है या तो घास फूस की होती है। या फर्श उनका कैसा होता है? मिट्टी या पत्थर की होती है। ठीक है? अब बंगाल ओराक व कातोम ओराक के बारे में डिस्कस कर देते हैं। मीन्स संथाल जनजाति के आवास गृह हैं। क्या? संथाल जनजाति के आवास गृह कहाँ के? बंगाल ओराक या कातुम ओराक जो होते हैं। अब हम देख सकते हैं क्राल। क्राल क्या होता है? दक्षिणी अफ्रीका में बंटू और नाटाल में जुलू जनजाति के तथा दक्षिणी अफ्रीका में बंटू तथा नाटाल में जुलू जनजाति के तथा पूर्वी अफ्रीका में मसाई जनजाति के लोगों द्वारा बनाई घास की झोपड़ियाँ होती हैं। किसकी? घास की झोपड़ियाँ क्राल होती हैं। ठीक है? ओके। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्या? टीपी। टीपी क्या होता है? राकी पर्वत के पूर्वी भागों में, राकी पर्वत के पूर्वी भागों में रेड इंडियन लोगों द्वारा बिसन बैल जो होते हैं, बिसन बैल जो होते हैं कि चमड़े से लंबे व बांसों से बनाए गए शंक्वाकार तंबू होते हैं। कैसे होते हैं? शंक्वाकार तंबू होते हैं। ये पोर्टेबल होते हैं। मीन्स एक जगह से दूसरे जगह लेके जाने वाले होते हैं। जो टीपी शंक्वाकार तंबू बनाते हैं बिसन बैल के चमड़े से और लंबे बांसों से बनाए जाते हैं। अब अर्श के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अर्श भारत में नीलगिरी की पहाड़ियों में निवास करने वाली आदिम जनजाति के लंबे बड़े ढोल की आकृति के घर होते हैं। कैसे होते हैं? ढोल की आकृति के घर होते हैं, लंबे बड़े होते हैं। ठीक है? अर्श नीलगिरी पहाड़ियों में निवास करने वाली आदिम जनजाति के। हम आगे डिस्कस करते हैं खाइमस। खाइमस क्या होता है? खाइमस अरब व सहारा के बदू जाति के लोगों के तंबू होते हैं। क्या होते हैं? बदू जाति के लोगों के तंबू होते हैं। जीव जंतुओं के आवास। अब ये तो हम जनजाति के आवास के बारे में डिस्कस किए थे। अब हम डिस्कस करते हैं जीव जंतुओं के आवास के बारे में। हैबिटेट्स ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के हैबिटेट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। जीव जंतुओं के आवास प्रकृति पर निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करते हैं? प्रकृति में, नेचर पर निर्भर करते हैं। कुछ जीव जंतु पक्षी अपना आवास पेड़ों पर या झाड़ियों में बनाते हैं। कुछ जमीन में बिल बनाकर बाह्य वातावरण से अपना बचाव करते हैं। तो कई बड़े जंगली पशु जंगलों एवं पर्वतों में बनी प्राकृतिक गुफाओं या माद में रहते हैं। ठीक है? तो हम आवास के प्रकार, टाइप्स ऑफ शेल्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। स्थलीय आवास। स्थलीय आवास मीन्स स्थल पर रहने वाले सभी जीवों को आवासीय स्थलीय आवास बोला जाता है। सभी जीवों का आवास स्थलीय आवास बोला जाता है। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट जो स्थल पे आवास जो बनाए थे उसको स्थलीय आवास बोलते हैं। इसमें कई प्रकार के आवास शामिल किए गए स्थलीय आवास में। अब बनी आवास मीन्स पोलर हैबिटेट। पोलर हैबिटेट बनी आवास में जंतु एवं पेड़ पौधे दोनों पाए जाते हैं। बनी आवास में कौन? जंतु एवं पेड़ पौधे दोनों पाए जाते हैं जो एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। सभी प्रकार के जंगली जानवर एवं वनस्पति इस प्रकार के आवास में रहते हैं। कौन रहता है? जंगली जानवर और वनस्पति इस प्रकार के आवास में रहते हैं। ठीक है? अब हम डिस्कस करते हैं घास की भूमियाँ, ग्रास लैंड्स।
ग्रासलैंड्स, ये भी बहुत सारे ग्रासलैंड्स पूछे जाते हैं। ग्रासलैंड्स के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं और पूछे जाते हैं। यह लंबी व मोटी घास की अधिक मात्रा में उगती है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में मोटी घास की परतें होती है, ठीक है। यहाँ के मुख्य जानवरों में जेब्रा, जिराफ, हाथी, गजेला, हिरण आदि होते हैं। प्रमुख घास भूमियों के उदाहरण क्या हैं? सवाना, सवाना घास का मैदान, प्रियरीज, डाउन्स, स्टेपीज, मीडोज, लानोज और पंपाज, ग्रांड चाको। ये पूछा जाता है कि कौन कौन से देश में ये पाए जाते हैं। प्रेयरीज जो होता है घास की मैदान, रूस और यूक्रेन में पाए जाते हैं प्रेयरीज घास के मैदान। इसे हम क्या बोलते हैं? बास्केटबॉल ऑफ ब्रेड बोलते हैं, ब्रेड का बास्केटबॉल बोलते हैं। मतलब वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में गेहूँ उगाए जाते हैं, इसलिए प्रेयरीज को बोला जाता है कि बास्केटबॉल ऑफ ब्रेड, ठीक है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं क्या? मरुस्थलीय आवास, डेजर्ट हैबिटेट। डेजर्ट हैबिटेट जो मरुस्थल में रहने वाले आवास हैं, उसको होने वाले आवास है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में वर्षा बहुत कम होती है। कहाँ पे? मीन्स इसको हॉट डेजर्ट भी बोला जाता है, मरुस्थल को हॉट डेजर्ट भी बोला जाता है। वर्षा बहुत कम होती है और तापमान बहुत अधिक होता है, इसलिए हॉट डेजर्ट बोला जाता है। यहाँ पाए जाने वाले जंतुओं में ऊंट, सांप, कंगारू, चूहे आदि होते हैं तथा वनस्पति में कांटेदार व मोटी पत्ती वाले पेड़ पौधे मिलते हैं। कैसे? कांटेदार। जब कांटेदार रहेंगे तो उनका फोटो मतलब रेस्पिरेशन बहुत कम होगा, जिससे कि पानी कम मात्रा में बाहर निकलेंगे, और क्योंकि वहाँ पे पानी की बहुत कमी होती है, इसीलिए जो उनकी जड़ें होती हैं बहुत अंदर तक जाती हैं पानी की खोज में, सर्च ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अब हम आगे डिस्कस करते हैं क्या? पहाड़ी आवास। पहाड़ी आवास हिल हैबिटेट क्या है? हिल हैबिटेट पहाड़ी आवास में याक, भालू, पहाड़ी बकरियां आदि मिलते हैं। कौन मिलता है? याक, भालू, पहाड़ी बकरियां पहाड़ी आवासों में मिलते हैं। अब ध्रुवीय आवास, पोलर हैबिटेट के बारे में डिस्कस करते हैं। पोलर हैबिटेट ध्रुवीय क्षेत्रों में वर्ष भर अत्यधिक वर्ष जमी रहती है। आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा अगर वीडियो देखते होंगे तो, कि पोल्स पे क्या होती है? ज़्यादा मात्रा में बर्फ जमी रहती है। अतः यहाँ पाए जाने वाले जंतुओं के शरीर पर फर होते हैं। क्या होते हैं? फर होते हैं, बहुत मुलायम मुलायम फर होते हैं, जिससे कि वो उनको गर्मी प्रदान होती है, ठीक है। तथा चर्म में वसा ज़्यादा होती है। फैट की मोटी परत होती है। मीन्स ये समझिए कि हम लोगों में भी फैट होता है। फैट क्या करता है? फैट का काम यही होता है कि बाहर से चोट लग रही है तो उसको उससे बचाएगा, उसके साथ साथ हमारे अंदर की गर्मी को बाहर आने नहीं देता है, टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है फैट, ठीक है। जो सर्दी से सुरक्षा करने के साथ साथ भोजन संरक्षित करने का भी कार्य करता है, भोजन को संरक्षित करने का भी कार्य करता है। अब ध्रुवीय भालू, रेंडियर्स, आर्कटिक लोमड़ी, सील, स्नोगूज, आर्कटिक भेड़िया, खरगोश, वाइल्ड ईगल आदि जानवर कहाँ पे मिलते हैं? पोलर चीज़ों पे, पोलर पे मिलते हैं, पोल पे मिलते हैं, ध्रुवों पे मिलते हैं, और ये उन आवास में रहते हैं, ठीक है। अब हम एक्वेटिक हैबिटेट मीन्स जलीय आवास के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ताज़ा जलीय आवास, फ्रेश वाटर हैबिटेट। फ्रेश वाटर कहाँ पे पाया जाता है? नदियों, झीलों, तालाब, झरने आदि में फ्रेश वाटर पाया जाता है। इनमें मछलियाँ, केकड़े, मगरमच्छ, टेडपोल, मेढक, कैटफिश, सर्प, ड्रैगन फ्लाई आदि जंतु पाए जाते हैं और वो उनमें रहते हैं, इसलिए उनको एक्वेटिक ताज़ा जलीय आवास बोला जाता है। समुद्री आवास, मरीन हैबिटेट, समुद्र में जो आवास होता है उसको समुद्री आवास बोलते हैं। समुद्री पानी में मछली, व्हेल, डॉग फिश, स्टार फिश, जेली फिश, ऑक्टोपस, शार्क मछली, व्हेल मछली, समुद्री घोड़ा, समुद्री ड्रैगन, समुद्री कछुआ, मगरमच्छ, समुद्री सांप आदि जीव जंतु कहाँ पे मिलते हैं? समुद्र में मिलते हैं, और उनका आवास भी समुद्री आवास होता है, ठीक है। और मैं बता दूं कि व्हेल मछली जो होती है ना, सबसे विश्व में सबसे बड़ी मैमल्स है। मीन्स दूध देने वाले या अपने बच्चे को दूध पिलाने वाले या बच्चा देने वाले जो को मैमल्स बोला जाता है। सबसे बड़ी मैमल्स व्हेल मछली होती है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं तटवर्ती आवास, कोस्टल हैबिटेट। क्या? तटवर्ती आवास, तटवर्ती आवास, कोस्टल हैबिटेट। इन क्षेत्रों में समुद्री जल एवं नदियों द्वारा लाए गए ताज़ा जल का मिश्रण होता है। क्या होता है? इन क्षेत्रों में समुद्री जल और नदियों के द्वारा लाए गए ताज़ा जल का मिश्रण होता है। अतः यहाँ पे मैंग्रोव प्रकार की वनस्पति की बहुलता होती है। जैसे सुंदरबन डेल्टा में सुंदरबन है ना, तो मैंग्रोव वन का ही एग्जाम्पल है। मीन्स वहाँ पे जो ऑक्सीजन पाने के लिए जो
पेड़ पौधे होते हैं उनकी जड़ें भी बाहर निकल जाती हैं, ठीक है। बिल, अब बिल के बारे में डिस्कस करते हैं। बिल में कौन कौन जानवर रहते हैं? कुछ जंतु धरती में बिल बनाकर रहते हैं, जैसे चूहा, सांप, खरगोश, चींटी आदि। घोंसला, अब घोंसला में कौन रहते हैं? कुछ पक्षी पेड़ों पर या घरों में घोंसला बनाकर रहते हैं, जैसे बया, बुलबुल, कठफोड़वा, चिड़िया, कबूतर। ये कभी कभी पूछा जाता है कि बया जो है कहाँ पे घोंसला बनाती है? तो घरों में बनाती है या पेड़ों पे घोंसला बनाती है? बुलबुल कहाँ पे बनाता है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बया से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ न कुछ सीटेट में पूछा ही गया था, जिसको जो मुझे याद है और मैंने उसको देखा भी था। गिलहरी पेड़ की कोटन में रहती, कहाँ पे रहती है? पेड़ की कोटन में गिलहरी रहती है, ठीक है। अब गिलहरी को रोडेंट एनिमल भी बोलते हैं, जिस मीन्स जो ऐसे एनिमल्स जो कुतरते हैं, किसी भी चीज़ को कुतरते रहते हैं, उसको रोडेंट एनिमल बोलते हैं। गिलहरी हो जाएगा, उसके साथ साथ चूहा भी, रैट भी हो जाएगा। मांद या गुफा में रहने वाले, मांद या गुफा में रहने वाले कौन है? शेर, भेड़िए, लोमड़ी, बाघ, भालू आदि मांद या गुफा में रहते हैं। केनल, कुत्तों का आवाज़ क्या होता है? केनल होता है। और पेड़ की शाखाओं पे कौन रहता है? बंदर, चील, कौवा, टिड्डा आदि पेड़ की शाखाओं पे रहते हैं। छत्ता में कौन रहता है? मधुमक्खी, बर, ततैया आदि छत्ते में रहते हैं। छप्पड़ या बाड़ा, शेड, गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि पालतू जानवरों के लिए बनाया जाता है। क्या? छप्पड़ बनाया जाता है, बाड़ा। बिल में कौन रहता है? खरगोश का घर होता है बिल में। और अस्तबल में कौन रहता है? घोड़ा रहता है। पेट की कोटर में भी कंगारू रह सकता है, उसके साथ साथ पेट की कोटर में कौन रहता है? हमारी गिलहरी रहती है। मुर्गी, मुर्गी खाना या दड़बा, मुर्गी खाना या दड़बा मीन्स पोल्ट्री फार्म या कूप। घर का, मुर्गी का घर होता है पोल्ट्री फार्म या कूप होता है, ठीक है। कैटरी या केज, केज बिल्ली का घर होता है, मतलब पिंजड़ा, ठीक है। अब हम कुछ वस्त्र के बारे में डिस्कस करते हैं, क्लोथ्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्या जो सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जाते हैं, ठीक है। कैसे बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है इसमें, ठीक है। रेशों, फाइबर से तागा बनते हैं, किससे? रेशों से धागा बनते हैं या तागा बनते हैं। बनाने की प्रक्रिया को स्पिनिंग कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई, रुई के एक पुंज, बंच ऑफ कॉटन से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे के पास पास आ जाते हैं, ऐसा करने से रेशे पास आ जाते हैं और तागा बन करके तैयार हो जाता है। तागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां होती हैं। इनमें दो प्रमुख विधियां बुनाई तथा बधाई हैं। क्या है? बुनाई तथा बधाई है, वीविंग एंड नीटिंग है, ठीक है। अब हम कुछ वस्त्रों जैसे सूती जूट, रेशमी तथा ऊनी, कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल, इनके तंतु पादपों तथा जंतुओं, प्लांट्स एंड एनिमल्स से प्राप्त होते हैं। इन्हें प्राकृतिक तंतु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक तंतु या नेचुरल फाइबर कहते हैं, ठीक है। रुई तथा जूट, पटसन, कॉटन और जूट पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं के उदाहरण हैं। किसके? प्लांट्स, नेचुरल फाइबर हैं ये, प्लांट से प्राप्त होने वाले तंतुओं के उदाहरण हैं, ठीक है। अब हम ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। किससे? ऊन तथा रेशम जो होते हैं जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऊन भेड़ अथवा बकरी की कर्तित ऊन से प्राप्त होती है, मतलब कर्तित मतलब उसको काट करके निकाला जाता है, ठीक है। अब शेयर्ड वूल के बारे में बात करते हैं। शेयर्ड वूल से प्राप्त होती है। इसे खरगोश, याक तथा खाटों, ऊँटों के बालों से भी प्राप्त किया जाता है। रेशमी तंतु, सिल्क फाइबर्स, रेशम कीट कोकून से भी सिल्कवर्म, कोकून ऑफ सिल्कवर्म से खींचा जाता है, ठीक है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं क्या? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए प्राकृतिक तंतुओं का ही उपयोग होता था। क्या? पहले हजारों वर्ष तक जो नेचुरल फाइबर्स थे उन्हीं का उपयोग किया जाता था। पिछले लगभग 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थों, केमिकल्स, सब्सटेंस का खोज कर दिया गया जिनका स्रोत पादप या अथवा जंतु नहीं थे, सिंथेटिक थे, जिनको बनाया गया, मानव निर्मित बनाया गया से तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है। इन्हें संश्लेषित तंतु बोलते हैं। संश्लिष्ट मीन्स सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। पॉलीएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतुओं के कुछ उदाहरण हैं जो मानव निर्मित है, मानव के द्वारा बनाए गए हैं। मीन्स ये कॉटन या जूट से नहीं बनाए जाते हैं, नेचुरल तरीके से नहीं बनाए जाते हैं। अब मौसम के अनुसार पहने जाने वाले वस्त्र, जब मौसम चेंज होता है उसके अनुसार हम लोग वस्त्र भी अपने चेंज कर देते हैं। गर्मी में पहने जाने वाले वस्त्र समर क्लॉथ्स, देखिए आप यहाँ पे आप देख भी सकते हैं समर में पहने जाने वाले कैसे क्लोथ्स हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। गर्मी में हल्के रंग के वस्त्र पहने जाते हैं, मीन्स वाइट कलर के
भी पहने जाते हैं हल्के रंग के। हल्के रंग के वस्त्र उष्मा हीट को परावर्तित करते हैं, मतलब रिफ्लेक्टेड कर देते हैं, जिससे हमें गर्मी कम लगती है। रिफ्लेक्टेड कर देंगे तो गर्मी कम होगी, ठीक है। गर्मी में सूती वस्त्र पहने जाते हैं क्योंकि गर्मी में शरीर से अधिक पसीना निकलता है और सूती वस्त्र के अधिकांश भाग को सोख लेते हैं। सूती वस्त्र जो होते हैं पसीने के अधिकांश भाग को क्या कर लेते हैं, सोख लेते हैं, जिससे शरीर को ठंडक प्रदान होती है। ऊनी एवं सिंथेटिक कपड़ों में हवा रुक जाती है। ऊनी और सिंथेटिक कपड़ों में हवा रुक जाती है, जबकि सूती कपड़ों में बारीक छिद्र होता है और उनसे हवा आती जाती रहती है, जिससे हमको कि ठंडा महसूस होता है। गर्मी में सफ़ेद रंग के सूती कपड़े पहनना अच्छा रहता है क्योंकि सफ़ेद रंग सूर्य के प्रकाश का अधिकांश भाग को परावर्तित कर देता है, रिफ्लेक्टेड कर देता है, जबकि गहरे रंग या काले रंग के कपड़े सूर्य के प्रकाश को अपनी में समाहित कर लेता है, मीन्स ऑब्जर्व कर लेता है। इसलिए सफ़ेद रंग के कपड़ों को गर्मी में ज़्यादा यूज किया जाता है और काले रंग के कपड़ों को गर्मी में कम यूज किया जाता है, क्योंकि काले रंग के कपड़े पहनेंगे तो गर्मी हमको ज़्यादा लगेगी, ठीक है। अब सर्दी में पहने जाने वाले क्लोथ्स के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। सर्दी में गहरे रंग के वस्त्र पहने जाते हैं क्योंकि ये उष्मा को अपने अंदर अवशोषित ऑब्जर्व कर लेते हैं, जैसे हमारा स्वेटर हुआ और जो जिसमें ऊन वाले भी चीज़ें यूज की जाते हैं। अब ऊनी तथा रेशमी वूलन एंड सिल्क वस्त्र पहने जाते हैं किसमें, ठंडियों के मौसम में, क्योंकि ये हीट को ऑब्जर्व करने वाले कर लेते हैं पदार्थ, मतलब कि ये सब्सटेंस होते हैं, क्योंकि ये भी उष्मा को अवशोषित कर लेते हैं। ऊनी कपड़े, रेशमी वस्त्र, गहरे वस्त्र उष्मा के अच्छे से अवशोषक होते हैं, ऑब्जर्वर होते हैं। ऊन उष्मा की कुचालक हीट कंडक्टर होती है। क्या होती है, ऊन उष्मा की कुचालक मीन्स हीट नॉन कंडक्टर होती है। कुचालक मीन्स नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, इंसुलेटर होती है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है तथा इसके रेशों के बीच बहुत सारी हवा फंसी होती है। किसके, ऊन में। ऊन के वस्त्र शरीर के बीच में वायु की परत होने के कारण शरीर से उष्मा बाहर नहीं निकल पाती है। दोस्तों ये वीडियो यहीं पे एंड होती है और अपना प्यार बनाए रखिएगा और उसके साथ साथ लाइक, शेयर भी और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। दोस्तों नमस्कार।